जिसकी गहराई में हो जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास, जिसके पनघट पर नूतनता के घट छलके, जिसमें गूंजे तरुणाई का नित नवल हास, जिसके सम्मुख युग युग का मस्तक झुक जाए, जिसकी गति में विश्व की गति रुक जाए, जिसकी सर्वव्यापकता में ईश्वर खो जाए स्वयं, जिसकी मुस्कान में प्राणों को बल दे दे, मैं मानवता के उसी रूप का पूजक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी में मानवता का यही रूप झलकेगा। नमस्कार दोस्तों, कला, साहित्य व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के सफ़र में हम ले चलेंगे आपको जवाहर कला केंद्र में आयोजित ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन में, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कुछ नज़ारे, फ्राइडे थिएटर में आयोजित बस इतना सा ख्वाब है और अंत में जोधपुर जिले की सैर। कला की थी दुनिया और कलाकारों का था मेला। कला के रंगों से सजी यह दुनिया पिछले दिनों देखने को मिली जवाहर कला केंद्र में आयोजित ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन में। यह एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र के सुदर्शन व चतुर्दिक आर्ट गैलरी में आयोजित की गई। मैं और हमारी संस्कृति भारती की टीम भी जा पहुंची ये एग्जीबिशन देखने और कलाकारों से रूबरू होने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ रंगीन नज़ारे। पिछले दिनों जवाहर कला केंद्र की चतुर्दिक व सुदर्शन आर्ट गैलरी में ऑल इंडिया इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन आयोजित की गई। इस एग्जीबिशन में देश और दुनिया के लगभग 65 कलाकारों की पेंटिंग, मूर्तिकला प्रदर्शन और चर्चा शामिल हुई। कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए मानवीय भावनाओं, समाज के बदलते रूप, प्रकृति के रंग और भी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की। प्रदर्शनी में शालिनी अग्रवाल, विजय भास्कर शर्मा, कैलाश चंद सैनी, जूही कुमार, संदीप रावल, शिल्पा मजूमदार, राइनहार्ड स्टेमर, युकुबा सोरो, सुजाता धड़फले की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कला के अनेकों रंगों से मन के ताले खोलने की कोशिश की गई। दोस्तों, हमारी संस्कृति भारती की टीम आज आ पहुंची है जवाहर कला केंद्र में आयोजित ऑल इंडिया कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में। हम बात कर रहे हैं जूही कुमार जी से, उनकी पेंटिंग के बारे में। आप हमें इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है आपकी। ये पेंटिंग मैंने बनाई है बुद्ध भगवान पे। इसमें बुद्धास एनलाइटनमेंट दिखाया है और इसके थ्रू मैं इस पेंटिंग के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो स्ट्रेस का जो माहौल रहता है उसमें हमें कामनेस एंड कंपोजर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी रिलेशन को लेकर मैंने इस पेंटिंग को डिपिक्ट किया है कि विद दैट कामनेस एंड कंपोजर इज मस्ट टू हैव अस इनर स्ट्रेंथ जो हमें एनलाइटनमेंट देगा। हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। इसी अंतर्द्वंद को शालिनी अग्रवाल ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग अंतर्द्वंद से दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, बात करते हैं शालिनी अग्रवाल जी से उनकी इस पेंटिंग के बारे में। आप हमें इतनी खूबसूरत पेंटिंग के बारे में कुछ तो बताइए। मैंने भी जो आपने कहा वही अल्फाज मैं भी कहना चाहती हूँ कि हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है कि हम ये भी करें या ये ना करें। हमेशा मुखौटा पहने चाहे आदमी घूमता रहता है। तो मैं इसके द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि जितना हम अगर मन की गहराई में जाएंगे तो हम सुकून पाएंगे, और मन से ऊपर अगर जाएंगे, उथले में जाएंगे, तो वहाँ पे हमें तपिश रहेगी, गर्मी रहेगी, हमें घुटन महसूस होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि इंसान अपने मन में जो चल रहा है उसको जीवन में उतारे, ना कि जो बाहरी मुखौटा उसने पहन रखा है उसके साथ चले। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी पेंटिंग से समाज को कुछ दर्शा सकूं, समाज को जो भी संदेश है कुछ दे सकूं।
Dear friends, today we have Mr. Reinhard Stammer on our show, and I am going to talk to him about his paintings. Mr. Stammer, please tell our audience about your beautiful paintings. Thank you for describing my paintings as beautiful. Yes, it's very hard for me to tell anything about my paintings because my paintings happens. They happen. I have no plan. I have no idea when I go into my studio. When I go into my studio, it's only an emotion and a feeling that shows me, Reinhard, you have to do something. You have to paint. And mostly last year I did about 450 paintings. So I can say mostly a painting happens. And I'm often astonished about that, what I can find when this energy is finished. Then I stand in front of this picture, in front of this painting, and think, wow, it happened. It happened in a very good way. And sometimes I say, no, I throw it away. But mostly the feeling, the solution of this feeling to do a painting comes to a target. So, and I find a painting, a new one. Yes. फिल्में समाज का आईना होती हैं। समाज के छुए और अनछुए पहलुओं को हमारे सामने लेकर आती हैं। फिल्में ना सिर्फ मनोरंजन करती हैं, वरन बहुत बार कुछ सामाजिक संदेश भी आप तक पहुंचा जाती हैं। कुछ फिल्में आपके दिल तक तो कुछ फिल्में आपके दिमाग पर भी दस्तक देती हैं। पिछले दिनों जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ राज मंदिर सिनेमा में हुआ। हम और हमारी संस्कृति भारती की टीम भी जा पहुंचे इस फिल्म फेस्टिवल की झलकियां देखने। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ आपके लिए खास फिल्मी फेस्टिवल के फिल्मी नज़ारे। हमारे साथ में है ऑर्गेनाइज़र जो हमेशा से फिल्मों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इवन ये कहना चाहते हैं कि राजस्थानी फिल्मों को पूरे देश में सभी लोग जानें, देश का विदेश में भी जानें और विदेशी फिल्मों को भी मौका मिले भारत में आकर प्रदर्शित होने का। तो आज हमारे साथ में हनु रोज़ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कैसे आया ख्याल फिल्मों के फेस्टिवल को लेकर। इस साल ये छठा साल है जिसमें 90 नेशंस की अलग अलग चयनित 156 फिल्में, जिसमें 121 फिल्में प्रतियोगिता की श्रेणी में हैं। उनमें से 14 फिल्में राजस्थान स्टेट से हैं, 7 कंपटीशन में, 7 नॉन कंपटीशन में। यहाँ केवल फिल्में ही नहीं दिखाई जा रही है, इसके साथ साथ अलग अलग वर्कशॉप, सेमिनार, मीट्स का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे डायरेक्टर्स मीट, राइटर्स मीट, को प्रोडक्शन की अलग अलग चीज़ें उसके अंदर हैं। जैसे कि राइटर्स मीट है, उसमें राजनीति के लेखक हैं, उड़ान वाले हैं, रंग दे बसंती जिन्होंने लिखी हैं, डेली बेली जिन्होंने लिखी हैं, उस तरह के जॉनी गद्दार, एजेंट विनोद जिन्होंने लिखी हैं। इस तरह के सारे सेमिनार्स जो यंगस्टर्स के लिए, नए फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और इंटरेक्शन का मीडियम बनते हैं। और इस फेस्टिवल के मकसद के साथ ये भी होता है कि तमाम तरह की वो गतिविधियाँ जो फिल्म से जुड़ती है वो भी बूस्ट हों, वो भी डेवलप हों और जयपुर, राजस्थान, देश विदेश के लोग एक जगह आगे पूरी दुनिया के सिनेमा को देखें, जिसमें 14 फिल्में ऑस्कर नामित जो ऑफिशियल एंट्री अलग अलग 14 देशों से रही है वो भी यहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है।
दर्शकों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं नाम से अवगत हूं और मुझे याद आ रहा है, फिल्म निर्माता सुरेश मुदगल साहब हमारे साथ है। राजस्थानी बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया है। सर, कैसा लगता है एज ए फिल्म निर्माता, फिल्म की ऐसे व्यूअरशिप में आना और व्यू करना, कैसा लगता है, फील कैसा आता है? देखो, जहाँ तक फिल्म निर्माता की बात है, फिल्म निर्माता हर युग में हुए हैं और राजस्थानियों ने तो हमेशा राजस्थानी फिल्म बनाने के लिए पूरे फिल्म वर्ल्ड को प्रोत्साहित किया जी। मारवाड़ी फाइनेंसर के रूप में जाना जाता था, आज उसने यहाँ से फिल्में बनानी शुरू की हैं। 1961 में जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, राजस्थान बन गया था, तब पहली फिल्म यहाँ पे बनी बाबूसारी लाडली। 10 फिल्में बनने के बाद में फिल्म निर्माण बंद हो गया। 1980 में फिर से फिल्में बनने लगी। 1981 में सुपात्र बिरनी से ये दौर तेजी में आया और लगभग 100 फिल्में बनी। 110 फिल्मों के बाद में ये विराम लग गया। सरकार ने एक योजना शुरू की जिसमें यहाँ से फिल्मों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई जी। 2003 से ये जो तेजी आई है, तो 3 सालों में 30 फिल्में बनी हैं और ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। पिछले साल रिकॉर्ड 9 फिल्में थिएटर में रिलीज़ हुई हैं, उनमें से फिल्में सक्सेसफुल हुई हैं। 3 फिल्मों को राजस्थान सरकार ने 5-5 लाख रुपए की सब्सिडी दी है जी। नई सरकार से इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सी उम्मीदें हैं। हॉलीवुड की तर्ज पे बॉलीवुड बन गया, बॉलीवुड की तर्ज के ऊपर आप संपूर्ण राजस्थान जॉलीवुड बनने जान रहा है। और अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, नाम लेके 8 फिल्में सेंसर हो चुकी हैं जो एक के बाद एक इस साल में रिलीज होंगी। कम से कम 20 फिल्में बन रही हैं। इस साल का जो भविष्य है वो कम से कम 20 से 25 फिल्मों के निर्माण का है। तो राजस्थानी फिल्में इतनी बनेंगी कि देखने वाले दर्शकों को अपने टीवी का मोह छोड़ के थिएटर में आना पड़ेगा। जवाहर कला केंद्र के फ्राइडे थिएटर में इस बार भोपाल के नाट्य रंग कर्मियों ने बस इतना सा ख्वाब है नाटक का मंचन किया। श्रीकांत आप्टे द्वारा लिखित इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन श्री के.जी. त्रिवेदी ने किया। इंसान की आधी अधूरी ख्वाहिशों के ताने बाने पर यह नाटक आधारित रहा। हमारी संस्कृति भारती की टीम भी जा पहुंची ये नाटक देखने और कलाकारों से रूबरू होने। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बस इतना सा ख्वाब है। मुझे ये तुम्हारे तौलिए लपेट कर बैठने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ठीक है, कल से ये पट्टे वाला अंडरवियर पहनकर बैठ जाया करूंगा। तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। अब तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तौलिया लपेट कर बैठना तुम्हें पसंद नहीं है, पट्टे वाला अंडरवियर पहनकर बैठने तुम गुस्सा आता तो क्या नंगा घूमो? सारा सामान बिखेर देते हो। कभी ये तो होता नहीं मेरे किसी काम में हाथ बढ़ा दिया करो। हम सभी ख्वाब देखते हैं, कभी छोटे तो कभी बड़े। आज हम हैं फ्राइडे थिएटर में और बात कर रहे हैं के.जी. त्रिवेदी जी से उनके नाटक बस इतना सा है ख्वाब के बारे में। आप हमें इस नाटक के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बस इतना सा ख्वाब एक बहुत जरा सी कहानी है। मतलब आप अगर बुरा ना माने तो आप जो भी काम करते हैं कितना पैसा कमा लेती हैं उससे? इतना कि जीवन तो अच्छे से गुजर नहीं, जाए। जीवन नहीं तो भी मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपये आप एक शोरूम में घुसती हैं बड़े से, 40,000 रुपये आपकी कुल तनख्वाह है। आपको एक कपड़ा पसंद आता है, वो 50,000 का होता है, तो आप मन महसूस कर वापस आ जाती हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही हिंदुस्तान जो मेरा देश है, इसमें जितने बुजुर्गवार हैं जो अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो वो अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्गवार हैं जो रिटायर हो गए हैं और पूरे समय उन्होंने जो है सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम किया। अब जब बच्चे जवान हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, अफसर हो गए, तो उनके मन में एक ख्वाहिश जगी कि क्यों नहीं मैं भी जो है, जैसे रईस लोग बरमूडा पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ब्रांडेड कंपनी का जूता पहनते हैं, वो पहन के घूमने जाऊं सुबह उठ के। अब साहब सब चीज़ें बाज़ार से खरीद लाते हैं क्योंकि अब पैसा है, लेकिन बीवी क्या कहेंगी, बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस डर से बेचारा कभी बाहर पहन के नहीं जा पाता। अपने कमरे के अंदर बंद होकर वो कपड़े पहनता है और अपने आप को कांच में निहारता है। ये है बस इतना सा ख्वाब। सबके दाताराम, तो भैया सबके दाताराम, एक कप चाय मिलेगी बहन जी? बिल्कुल नहीं भाई साहब, सुबह से 3 कप। झूठ की बात अब तुम्हारे मुंह से है तो मुझसे बेहतर और कौन? झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे क्या हुआ मेरी उम्र में? अरे अभी 2 महीने बाद मैं 65 तो पूरे करूंगा। हाँ, पूरे 65।
अरे इस उम्र में तुम हनीमून पर जाने की सोच रहा हो? सच्ची? किसके साथ? बस इरादा भी तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, किसी और के साथ चला जाऊंगा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं एक बात बता, तुम मुझे बर्थडे पर गिफ्ट क्या दे रही हो? क्या? तुम मुझे चोचले खूब सूझने लगे हैं। अब इसमें चोचले की कौन सी बात है? जब पत्नियां अपने पतियों को गिफ्ट नहीं देती हैं? यही ना, कभी पैसे ही नहीं जुटा पाई। तो इसमें इतना उदास होने कौन सी बात है? तब नहीं ये बात। हाँ, मैं इरफान सौरभ हूँ। जो आज का नाटक बस इतना सा ख्वाब है, ये श्रीकांत आप्टे जी द्वारा लिखित और श्री के.जी. त्रिवेदी द्वारा निर्देशित नाटक है। नाटक में क्या है कि एक बहुत ही हल्की फुल्की लेकिन बहुत संवेदनशील समस्या को इसमें इंगित किया गया है कि ये एक इच्छा है एक उस रिटायर्ड आदमी की जो ये चाहता है कि मैं भी अपने ऑफिसर्स के जैसा शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह पहन करके मॉर्निंग वॉक पे जाऊं या कहीं घूमूं। लेकिन एक तो उसको समाज का डर और दूसरा उसको बाहर वाले का, अपने घर वालों का भी डर रहता है कि मैं जब पहनूंगा इस उम्र में तो लोग क्या कहेंगे। उसकी जगह वो कई चीज़ बोलता गया। वो बात सही है कि एक रिटायर्ड आदमी जब अपने जीवन में पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जीता है, उसमें एक जगह संवाद ये बोलता है कि ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करने की खातिर ख्वाहिशें दबाते दबाते पूरी उम्र गुजर गई, अब तो लगता है कि बस। तो ये हालांकि भाई इसको बहुत कॉमेडी के तरीके से प्रस्तुत किया गया, लेकिन है बहुत संवेदनशील ड्रामा और उस डिज़ायर को जाहिर करता जो आज हमारे या अबव 60 सीनियर सिटीजन्स के दिल में क्या डिज़ायर होती है। वो अपनी समाज को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के कितने अपने आप को डिवोट कर देते और अंत में उनको क्या मिलता है, वही कह रहे इस उम्र में ये दूल्हा बन के घूम रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नाटक है? मैं शालिनी गुप्ता हूँ और मैं जैसा अभी इरफान सर ने बताया, इन्होंने सदानंद का जो रोल प्ले किया है, मैं इनकी वाइफ बनी हूँ। बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार है ये और सीमित आय में जो गुजारा करती है एक पत्नी, मैं उसी में अपना जीवन अपना व्यतीत किया है। और जब पति की ये इच्छा होती है कि वो कुछ अपने बर्थडे के लिए मुझसे गिफ्ट की चाहत रखते हैं, तो मैं अपनी वही सीमित आय और सीमित जो खर्चे थे उन्हीं की दुहाई देके कहती हूँ मुझे ये सब कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि इनके दिल में क्या इच्छा है, वो क्यों मुझसे उस गिफ्ट की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब बाद में जब मैं खुद देखती हूँ कि अरे मेरे पति ने ऐसे कपड़े पहने थे और वो अपनी एक दबी हुई इच्छा को इस तरह अपने आप में ही पहनकर और अपने आप में ही खुश हो रहे थे और अपने खुद ही पहनकर और खुद ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो मुझसे भी छुपा रहे थे और अपने बेटे और बहू बच्चों से भी छुपा रहे थे। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि ये अकेले ही उस मानसिक समस्या से जूझते आ रहे थे। तो बस वही है ये रोल। हम लोगों ने बचपन से आपको देखा नहीं है क्या? लो सुन लो बात, बच्चे भी जानते हैं कि आप मेरा कितना कहा मानते हैं। हाँ? आप नहाने जा रहे हैं? बेटा मेरी इंटरनेशनल ड्रेस देख के पूछ रही हो? वो तो कोई भी पूछेगा, पर मेरी सुनता कौन है? हाँ पापा, अभी 20 मिनट है मुझे निकलना। तो मैं झट से नहा करके आता हूँ। तुम ऐसा करना कि मुझे मार्केट में कॉफी हाउस के पास उतार देना। ठीक है बेटा। बेटा देखा, कहीं तुम सतीश के साथ बाहर तो नहीं जा रही हो? नहीं, मैं तो नहीं जा रही हूँ। ये बात तुम्हें बहू से पहले पूछनी चाहिए थी। हाँ, पहले तो भाजी मार दी। मरुधर मंडित, जलधर सिंचित, नभचुंबी गिरिमाला, इतिहासों की सृष्टि देखे जहाँ परम उजाला, वही है मेरा राजस्थान निराला। दोस्तों, पिछले हफ्ते भी हम आपको लेकर गए थे जोधपुर जिले की सैर पर हमारा जोधपुर जिले का सफ़र इस हफ्ते भी जारी रहेगा ताकि आप जान सके जोधपुर से जुड़ी हर छोटी और बड़ी बात। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जोधपुर जिला। उम्मीद भवन का गोल गुंबद भवन स्थापत्य में अपना अलग स्थान रखता है। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा 20वीं सदी में बने इस भवन की विशिष्टता का ये खास आकर्षण है। भारत के प्रमुख विशाल गुंबदों में इसकी गणना होती है। अपनी धवल आभा के साथ गुंबद एवं इस पर लगे झाड़ फानुसों का आकर्षण अप्रतिम है। यहाँ का विशाल गलियारा सुरुचिपूर्ण वास्तुकला का नमूना है। कलात्मक जाली झरोखों और भित्ति चित्रों की मिलीजुली भव्यता देखते ही बनती है।
राजा महाराजा अपनी जीवन शैली में किस प्रकार रहा करते थे एवं उनकी दिनचर्या का एक अंग कैसा रहा होगा, इसका अंदाजा उम्मेद भवन के महाराजा स्वीट में रहकर जाना जा सकता है। नफासत और कलात्मकता का मिश्रण लिए ये स्वीट अपने फर्नीचर, सज्जा और लाव लश्कर के लिए प्रख्यात है। कीमती गलीचों और शाही अंदाज के पर्दों की भव्यता मोहक है। संसार भर के अति विशिष्ट मेहमान यहाँ की राजसी परंपरा से साक्षात्कार कर चुके हैं। उम्मेद भवन का मैखाना अपनी किस्म का अनूठा है। शराब और साकी की परंपरा का खास तालमेल यहाँ है। उम्मेद भवन की दीवारों पर लगे शेर प्रजाति के मुखौटे बरबस ध्यान आकर्षित करते हैं। पुराने राजा महाराजा एवं विशेष अतिथियों द्वारा शिकार किए गए विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ रूप यहाँ दिखाई पड़ते हैं। उम्मेद भवन का डाइनिंग हॉल संसार के प्रख्यात व्यक्तियों की भोजन अभिलाषा को स्वाद के साथ पूरा कर चुका है। भांति भांति के भारतीय एवं पाश्चात्य व्यंजन मुंह में पानी ला देते हैं। उत्कृष्ट फर्नीचर, बेहतरीन गलीचों, विश्व विख्यात कलाकृतियों, समृद्ध क्रॉकरी से सजा ये हॉल खाने के राजसी अंदाज के साथ सुरुचिपूर्णता को भी संजोए हुए है। तरणताल के स्वच्छ नीले जल में उठती हिलोरों के समान ही मन में भी लहरें उठने लगती हैं। यहाँ तैराकी का अनुभव सुखद रोमांचक है। उम्मेद भवन के कलात्मक फव्वारों का सौंदर्य अनूठा है। भवन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह ये अपनी अभिनव छटा बिखेरते हैं। उम्मेद भवन के एक हिस्से में बना संग्रहालय अपने युग की धरोहर को संजोए हुए है। घड़ियों का ये विशाल संग्रह अपने आप में अनुपम है। भले ही समय के साथ इनकी टिक टिक बंद हो गई हो, पर बीते समय को इन्होंने कैसे व्यापक आयाम दिए होंगे, ये सहज ही जाना जा सकता है। संग्रह के इस खंड में तैल चित्रों से लेकर राज परिवार व अन्य अवसरों के तमाम चित्रों की भरमार है। बीते हुए लम्हों की एक झलक इन चित्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हर अवसर और शख्सियत का जायजा इन चित्रों के माध्यम से लिया जा सकता है। अलग सी किस्म का ये निजी संग्रह लुभावना है। अंधकार जब धरती पर अपने पांव पसार लेता है, तो उम्मेद भवन का अस्तित्व भी अंधेरे में सिमटने लगता है। ऐसे में भवन की पीली फ्लड लाइट्स अपना प्रभाव दर्शाती हैं। सोडियम लैंपों से बिखरी रोशनी में प्रतिबिंबित हो ये भवन अलग ही रंग में रंग जाता है। प्रकृति में छाए अंधकार और टिमटिमाते तारों के बीच ये इमारत अंधेरे के रंगीन स्वप्न की तरह नजर आती है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सच्ची तो बात है दोस्तों, अगर आपके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, उसके लिए मर मिटने की ललक नहीं है, तो ये जीना व्यर्थ है।
पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे हर दर्शक के दिल में इस देश के लिए बहुत प्यार होगा। इसी दुआ के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई सांस्कृतिक गतिविधियों, नई जानकारियों, नई बातों व कला के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।